हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के बायोलॉजी के मॉक टेस्ट वाली क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग 10 एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बायोलॉजी के मॉक टेस्ट के पहले क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से बायोलॉजी के मॉक टेस्ट का आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे हर रोज जो हम लोग 10 एमसीक्यू करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। और जो हमारे साथ पेड क्लासेस में पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सारा क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा, क्योंकि वहीं से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लाया है। पेड क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लाया है, लेकिन उनके लिए भी ये रिवीजन होगा। और जो बच्चे हमारे साथ पेड क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी घबराना नहीं है, उनको भी हर एक चीजें समझ में आएगी। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके कॉन्सेप्ट को मैं जीरो से लेकर के हीरो तक लेके चलूंगा, मतलब पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको अभी तो पर डे क्लास नहीं मिलेगा, वीक में 2 या 3 दिन ये एमसीक्यू का मॉक टेस्ट चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम नजदीक आएगा, पर डे ये कर देंगे। ठीक है, तो लाइव 7 बजे शाम को पर डे ये क्लासेस होने वाली है। तो आप उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और आप साथ साथ यदि वीडियो देख रहे हैं तो आंसर करते चलिए, अन्यथा आप पहले क्वेश्चन का आंसर खुद करेंगे, उसके बाद जो भी मैं बताऊंगा वो हो जाएगा। और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको आज से ये मिलने वाला है कि आप उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है। जो भी क्लासेस होंगी यहाँ पर यूट्यूब पे, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वो क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, उदित एकेडमी सर्च करना है, UDITACADEMY। जब सब्सक्राइब करते उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आएगा, उसमें लगभग 340 सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्लासेस को नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको उस जो भी ये क्लास हो रहा है इसका पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। इस पीडीएफ नोट्स की सहायता से आप फिर से अपना कॉपी पर नोट्स बनाने में इजीली होगा। ठीक है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को मस्ट से मस्ट ज्वाइन कर लेंगे। ये आपके बेनिफिट के लिए ये चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, तो आप पूरा आनंद उठाएं। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनाबीना है। एनाबीना क्या है? एक यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। आप लोग अपने से आंसर टिक कर लिए। अब मैं बताता हूं, इससे पहले आप थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर खुद बना लेंगे, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का एक ग्रुप है। किंगडम मोनेरा किस किंगडम का? मोनेरा किंगडम का, क्योंकि मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप होते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो उसी यू बैक्टीरिया में एक ग्रुप होता है जो साइनोबैक्टीरिया होता है। और इसका खास बात होता है कि ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और कैसा फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब ये ऐसा फोटोसिंथेसिस करेगा जिसमें कि O2 गैस का रिलीज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधों में O2 गैस रिलीज होता है। तो उसी तरीके से और सारे बैक्टीरिया में ये फीचर नहीं होता है। जो फोटोसिंथेटिक और भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन सब में O2 गैस रिलीज नहीं होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में O2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, O2 गैस रिलीज होता है, इसलिए ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और इसी का एक और नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी हिंदी में बोले तो नील हरित शैवाल। क्या? नील हरित शैवाल। तो मैंने साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बताया? साइनोबैक्टीरिया है क्या? बैक्टीरिया। इसका एक और नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये क्या कर सकता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और ये प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये तो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम है। अब इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपको 3 एग्जांपल याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? नॉस्टॉक, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। क्या हुआ? नॉस्टॉक, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एग्जांपल आप याद रख लेंगे। नॉस्टॉक, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस, ये तीनों क्या है? साइनोबैक्टीरिया हैं, जो कि क्या करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन खुद बन जाएगा कि एनाबीना क्या है? एक प्रकार का, तो अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा था ना, एनाबीना क्या है? एनाबीना एक प्रकार का क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, जिसमें क्या कैपेबिलिटी है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने की। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? एनाबीना। तो एनाबीना क्या हो गया आंसर? ये एक क्या है? एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। तो काफी चीजें आप सीख गए एनाबीना के बारे में। एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। अभी आप खुद बना सकते हैं, नीला हरा शैवाल किसे कहते हैं, यू बैक्टीरिया को, एक्टिनोमाइसिटिस को, आर्कीबैक्टीरिया को, या फिर साइनोबैक्टीरिया को। तो अभी हमने तुरंत से पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया को क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नीली हरी शैवाल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को ही कहा जाता है। याद रखिएगा नाम में शैवाल लगा है, लेकिन ये शैवाल है नहीं, बल्कि ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसका ओरिजिनल नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, जो कि किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। बैक्टीरिया सारे मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया का सेल किस टाइप का होता है, तो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है। कैसा, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जितने भी जीवाणु होते हैं वो सब कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पाचन क्रिया है एक, पाचन क्रिया क्या है एक प्रकार का। तो पाचन क्या होता है आपको पता है ना, डाइजेशन क्या है। जैसे कि हमने बताया था ना कि बायोलॉजी के मॉक टेस्ट में जो पढ़ेंगे किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जो मतलब सारे चैप्टर से मिलाते हुए पढ़ेंगे। जितना भी हमने पेड क्लासेस में पढ़ा रखा है उस सारे चैप्टर के सिलेबस को मिलाकर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिक्सअप क्वेश्चन भी आप कर पाए। ठीक है, तो पाचन क्या है, पाचन क्या है, तो डाइजेशन क्या है। तो कहा जाता है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इतना इंग्लिश का मतलब क्या हुआ कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तब्दील किया जाता है, जिससे कि वो क्या हो, हमारा शरीर उसको अवशोषित कर पाए। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो स्टार्च है हमारे मुंह में, हम क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च हुआ, क्या स्टार्च डायरेक्टली हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं। स्टार्च को पहले किसमें बदलते हैं, स्टार्च पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, सेलिब्री एमाइलेज, ऐसे मतलब सेलिब्री एमाइलेज, सेलिब्री एमाइलेज एक्ट करता है तो वो किसी में बदलता है, माल्टोज में। माल्टोज को फिर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, इसको दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। और ये ग्लूकोज क्या है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, अवशोषित ये अवशोषण हो सकता है हमारे शरीर में, तब ये ब्लड में जाता है और इससे ऊर्जा बनता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है। तो ये हुआ क्या, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक क्रिया है या फिर रासायनिक क्रिया है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भौतिक क्रिया भी है, रासायनिक क्रिया भी है। आप आंसर टिक कर लीजिए अपने हिसाब से, मैं बताता हूँ। भौतिक क्रिया भी है, रासायनिक क्रिया भी है, क्योंकि जब हम भोजन को, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलने के लिए पहले तो हम लोग भोजन को चबाते भी है ना। देखिए मुंह से पूरा चबाते हैं, तो चबाने टाइम जो हुआ वहां क्या हुआ, भौतिक क्रिया हुआ, फिजिकल वर्क हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। उसके बाद उस पे जो एंजाइम्स वगैरह एक्ट कर रहा है, जैसे सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम्स एक्ट किया, तो वो रासायनिक क्रिया हो गया। तो मतलब है कि जो पाचन क्रिया है वो दोनों प्रकार का क्रिया है, भौतिक क्रिया भी है और रासायनिक क्रिया भी है। ठीक है, जैसे कि पेट में हमारा जो अमाशय में फूड जाता है तो अमाशय चरनी को मूवमेंट करता है, पूरा इस तरीके से सिकुड़ता फैलता है। उससे क्या होता है, फूड क्या होता है, महीन हो जाता है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो पूरा महीन हो जाता है, तब तो उस पर एंजाइम अच्छा से काम करेगा। तो वो क्या हो रहा है, मैकेनिकली वर्क कर रहा है ना, भौतिक क्रिया हो रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है, भौतिक क्रिया। तो मतलब यहाँ पे कि पाचन भौतिक क्रिया भी है और रासायनिक क्रिया भी है। क्लियर हो गया, चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मानव का यकृत होता है, मानव का यकृत क्या होता है बताइए। पांच पाली युक्त, द्विपाली युक्त, तीन पाली युक्त या चार पाली युक्त, बताइए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप बताइए। मानव का यकृत होता है, डायग्राम से दिख रहा होगा कि यकृत मतलब क्या हुआ, यकृत, यकृत मतलब क्या हुआ, लीवर। यकृत का मतलब क्या हुआ, लीवर। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरे शरीर का, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है, लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है, लीवर है। वेट कितना होता है, 1.5 केजी के अप्रोक्स में होता है, कितना, 1.5 केजी के अप्रोक्स में होता है। और लीवर में कितने पाली होते हैं, दो पाली, मतलब लोब, कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि लीवर भी पूरा लाल लाल दिख रहा है, मैं लिखूंगा भी लाल लाल तो मजा नहीं आएगा। ये देखिए इधर हुआ, ये क्या, लेफ्ट लोब, ये क्या हुआ, लेफ्ट लोब, ये क्या हुआ, लेफ्ट, लेफ्ट लोब हो गया जो कि बायां पाली। और ये जो हो गया वो क्या हो गया, दायां पाली, राइट लोब। कितने लोब, ये हुआ राइट लोब। तो मतलब कितने लोब हो गए, दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विपाली युक्त, द्विपाली युक्त।
कहाँ गया, द्विपाली युक्त। आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्विपाली युक्त। लेकिन क्या इतने में हम लोग संतुष्ट होते हैं, नहीं, लीवर के बारे में और भी चीजें जानना है जो कि क्वेश्चन आ सकता है। राइट लोब, लेफ्ट लोब, अब बड़ा कौन सा होता है, तो देखने में ही लग रहा होगा कि राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है, तो राइट लोब इज ग्रेटर देन लेफ्ट लोब, मतलब लेफ्ट लोब से बड़ा होता है राइट लोब। प्लस राइट लोब के नीचे ही जो ग्रीन कलर का एक ग्लैंड दिख रहा है वो क्या है, सॉरी ग्लैंड नहीं, ब्लैडर दिख रहा है, वो क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर मतलब क्या हुआ, पित्ताशय, क्या, पित्ताशय, जिसमें क्या होता है, पित्त स्टोर होता है, जिसमें क्या होता है, पित्त स्टोर होता है। मैं बोल रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर में पित्त स्टोर होता है, जी हाँ। देखिए पित्त का निर्माण, बाइल, बाइल मतलब क्या, पित्त, पित्त का निर्माण करता कौन है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है, याद रखिएगा, प्रोडक्शन कौन करता है, तो लीवर। पित्त बनता कहाँ है, लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर मैं लिख देता हूँ, स्टोर, बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, क्लियर। प्लस बाइल का फंक्शन क्या है, बताइए बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन मतलब जो फैट ड्रॉपलेट्स बड़े हैं उसको छोटे छोटे फैट में तब्दील करना, वो क्या होता है, फैट को छोटे छोटे तब्दील में कर देना, वो क्या होता है, क्या कहते हैं, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पायसीकरण, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को उसको छोटे छोटे मिसल्स में तब्दील कर देता है, उसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो बाइल में, और एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं क्या बताया इस स्लाइड में, देखिए मानव का यकृत क्या होता है, द्विपाली, द्विपाली युक्त होता है, एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब, ठीक है। लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है, और राइट लोब के जस्ट नीचे एक थैली प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसमें कि पित्त का क्या होता है, पित्त का स्टोरेज होता है, बाइल का स्टोरेज होता है, संग्रहण होता है, और पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। प्लस पित्त के बारे में क्या समझना है कि पित्त का फंक्शन क्या है, तो फैट का इमल्सिफिकेशन करना, फैट जो है बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट में तोड़ देना। प्लस क्या बाइल में किसी भी प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, नहीं, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। प्लस आप बाइल के बारे में थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिए कि बाइल में दो तरीके का पिगमेंट पाया जाता है, कितने प्रकार का, बाइल में जो पिगमेंट पाया, वर्णक, वर्णक जिसके कारण रंग आता है, तो दो तरीके का पिगमेंट होता है, एक होता है बिलीरुबिन, क्या होता है, बिलीरुबिन, दूसरा क्या होता है, बिलीवर्डिन, याद रखिएगा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। प्लस बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है, तो पीला रंग होता है, येलो रंग किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण, बिलीवर्डिन के कारण किस कलर का होता है रंग, हरा, सॉरी हीरा नहीं, हरा रंग होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेंगे बात, यहाँ से काफी देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन से काफी कॉन्सेप्ट्स कवर हुए। तो इस तरीके से आप जब पूरे चैप्टर के सारे चैप्टर्स के मिला के क्वेश्चन करेंगे तो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जो पेड क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको भी बोर नहीं होना है, वो भी काफी सारी चीजें उनको रिकॉल हो रहा होगा, याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से किस कोशिका में केंद्रीय कला का अभाव होता है, बताइए केंद्रीय कला का अभाव किसमें होता है, केंद्रीय कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होता है, एनाबिना में, क्लेमाइडोमोनास में, राइजोपस में, या लाइकेन में, बताइए, आप हमें बताइए कि किसमें अभाव होता है, केंद्रीय कला का अभाव किसमें होता है। तो आप आंसर टिक कर लेंगे, अब मैं बताता हूँ इसको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूजन क्या, पता ही नहीं चल रहा होगा क्या करें नहीं करें। केंद्रीय कला मतलब क्या, देखिए अटेम्प्ट कैसे करना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होता है, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। और प्रोकैरियोट्स होता कौन है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। मतलब इस चारों ऑप्शन में जो भी बैक्टीरिया का एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, उसमें केंद्रक कला नहीं होगा। तो आप हमें देख लीजिए एनाबिना, पहला ही ऑप्शन क्या है, एनाबिना, और एनाबिना किसका एग्जाम्पल था, देखिए तो एनाबिना किसका एग्जाम्पल था, साइनोबैक्टीरिया का ना, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टक, एनाबिना एंड माइक्रोसिस्टिस। तो ये एनाबिना क्या था, एक प्रकार का बैक्टीरिया ही तो था, तो मतलब कि एनाबिना ही तो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है मतलब ये प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स है मतलब क्या हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, केंद्रक कला का अभाव होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनाबिना। देख रहे हैं कितना घूमता है क्वेश्चन, इस तरीके से आपको समझना है, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग क्या, और तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है, तो क्लेमाइडोमोनास, देखिए आपको दो चीजें याद रखना है, एक देख रहे होंगे क्लेमाइडोमोनास दिख रहा होगा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, प्लस एक क्लोरेला, शायद क्लोरेला लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं ऊपर में लिख देता हूं, ये क्या है,
क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एग्जाम्पल है किसका? यूनिसेलुलर, बोलिए, यूनिसेलुलर एल्गी का, यूनिसेलुलर एल्गी का एक कोशिकीय शैवाल का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? एक कोशिकीय शैवाल का एग्जाम्पल है। तो ये शैवाल है मतलब क्या? प्लांट किंगडम में आ गया। प्लांट किंगडम क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। तो ये तो क्लेमाइडोमोनास क्या शैवाल है, बैक्टीरिया तो है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोट्स नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है? यूनिसेलुलर एल्गी पूछा जाता है, एक कोशिकीय शैवाल का कौन कौन सा होता है? तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। फिर राइजोपस क्या है? तो कवक है, एक प्रकार का क्या है? कवक है। ये पढ़े होंगे पेट क्लास में तो आपको याद होगा कि कवक क्या है, राइजोपस क्या है, किसका एग्जांपल है? राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, ये सब किसका एग्जांपल है? कवक का एग्जांपल है। प्लस लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच का? किसके बीच का? तो एल्गी और फंगी का, एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो दोनों यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, मतलब लाइकेन भी क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। राइजोपस भी क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि कवक है। क्योंकि देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आप पढ़े थे तो वहां क्या था? 5 किंगडम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। उसमें जो सिर्फ एक ही किंगडम होता है जो प्रोकैरियोट्स होता है वो है मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया, और सारा क्या होता है? यूकैरियोट्स होता है। तो कवक हो, शैवाल हो, जो भी हो वो यूकैरियोट्स होगा। तो ये सब क्या है? राइजोपस, लाइकेन, ये सब क्या हो गया? यूकैरियोट्स हो गया। इस कारण से इसमें यूकैरियोटिक का फीचर है कि उसमें बहुत डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, देख रहे हैं ना बीच में कितना अच्छा से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत अच्छे तरीके से सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। यहाँ बोल रहा है अभाव होना, तो वो किसमें होगा? प्रोकैरियोट्स में। तो हो जाएगा आपका आंसर एनाबीना में। चमका, मजा आया? चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है? कोशिका चक्र का संबंध में कौन से प्रावस्था का क्रम सही है? तो मैं बार बार बोलता हूं कि ये डायग्राम जिसको याद रह गया काफी चीजें उसको सीखने को मिल जाएगी। तो कोशिका चक्र, सेल साइकिल का जो मेनली होता है वो दो पार्ट्स में बांटा होता है। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज में सेल डिवीजन के लिए तैयारी हो रहा होता है और एम फेज में एक्चुअली में सेल डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस याद रखना है, इंटरफेज को 3 पार्ट्स में बांटा गया, क्या क्या? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, उसके बाद M फेज होता है। तो आपका सीक्वेंस तो यहीं से आ गया कि सबसे पहले क्या होगा? G1 होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? S फेज होगा, उसके बाद क्या होगा? G2 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? M फेज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? M फेज हो जाएगा। और जी नोड में कौन सा सेल रहता है? जिसको कि डिवाइड नहीं करना होता है। जो डिवाइड नहीं करना होता है उसको कोसेंट फेज कहते हैं। जो डिवाइड नहीं करता है वो जी नोड फेज में रहता है, ठीक है। तो G1, S एंड G2, और S फेज में मेन काम क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? G1, S, G2 तथा M। ये सही सीक्वेंस है ना? ऑप्शन नंबर सी देखिए है G1, S, G2 तथा M फेज। ये सही सीक्वेंस हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पे आते हैं। स्तनियों में फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है। तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो फेफड़ा का कवर्ड होता है, कवरिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए लंग्स होता कितना है? लंग्स 2 गो होता है। लंग्स कितना होता है? लंग्स कितना होता है? 2। और दोनों लंग्स का कवरिंग को हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए लंग्स के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, प्लूरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लूरा। तो लंग्स से रिलेटेड वर्ड है प्लूरा। कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया, अगर फेफड़ा के बारे में पूछ रहा है तो देखिए कोई वर्ड है जो कि प्लूरा से मिलता जुलता है तो आपका प्लूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका लंग्स से, ये क्या हुआ? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ? प्लूरा, ठीक है। तो लंग्स के कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्तनियों में फेफड़ों को बंद किए वायुरुद्ध कक्ष का नाम क्या होता है? प्लूरा होता है। और कितने लंग्स होते हैं वो भी ध्यान रखना है, 2 लंग्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट लंग्स, एक होता है राइट लंग्स। और जो लेफ्ट लंग्स होता है ये हमारा क्या हुआ? लेफ्ट लंग्स हुआ। ये 2 पाली में बटा होता है, 1, 2, ठीक है। ये कितने पाली में बटा होता है? 2 पाली में। और ये जो राइट लंग्स होता है वो 3 पाली में बटा होता है, 1, 2, 3, याद रखिएगा। राइट लंग्स 3 लोब में बटा होता है, लेफ्ट लंग्स 2 लोब में बटा होता है। क्लियर? समझ रहे हैं? चलिए, और जो लंग्स होता है वो किस पर रेस्ट कर रहा होता है, किस पर बैठा होता है? तो डायफ्राम पर। और ये क्या है? एक प्रकार का मसल्स है जो कि एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में मदद करता है, सांस ऊपर नीचे करने में, सांस बाहर लेने में और सांस छोड़ने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो हमने बता रखा है, पिछले क्लास में ही बताया था, कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में हमारे शरीर में बनता है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहेंगे? एटीपी को कहेंगे। किसको कहेंगे? एटीपी को कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार क्रिस्टलाइज किया गया विषाणु था। तो पहली बार किस विषाणु को क्रिस्टलाइज किया गया था? इन्फ्लुएंजा का विषाणु, फूलगोभी का चितेरा विषाणु, तंबाकू का चितेरा विषाणु यानी टीएमबी, या फिर टमाटर का चितेरा विषाणु। तो पहली बार जो विषाणु को क्रिस्टलाइज किया गया था वो टोबैको मोजाइक वायरस, तंबाकू का चितेरा विषाणु जो है उसी को इंग्लिश में टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं। टीएमबी का फुल फॉर्म ही होता है टोबैको मोजाइक वायरस, को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया था। और सबसे पहली बार किसी वायरस को क्रिस्टलाइज के रूप में देखा था किसने? तो डब्ल्यू स्टेनले नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? डब्ल्यू स्टेनले नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, याद रखिएगा, पहली बार विषाणु का जो कहते हैं क्रिस्टल के रूप में देखा था वो किस वायरस को देखा था? तो टीएमबी को देखा था। और किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में। किसने? तो डब्ल्यू स्टेनले ने। और टीएमबी का यही देखिए डायग्राम है टोबैको मोजाइक वायरस का। टोबैको मोजाइक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, एक कुंडलित आरएनए। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और उसमें जो ये कैप्सिड होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से बना होता है। क्लियर? समझ गए? टोबैको मोजाइक वायरस सबसे पहला क्रिस्टलाइज किया गया विषाणु है जो कि डब्ल्यू स्टेनले ने किया था। प्लस टोबैको मोजाइक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब क्या हुआ? एक कुंडलित आरएनए होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। विषाणु रासायनिक रूप से बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, न्यूक्लियोप्रोटीन से या प्रोटीन से? बताइए बताइए किससे बना होता है? तो मैं आपको बताता हूं, जो वायरस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूक्लिक एसिड, Na मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्लस प्रोटीन से। और न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। याद रखिएगा, एक वायरस के अंदर डीएनए आरएनए दोनों कभी नहीं हो सकता है। जैसे जनरली जो हम लोग का कोशिका उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों प्लस प्रोटीन, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा या तो प्लस प्रोटीन होगा। तो मतलब जो वायरस बना हुआ है दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब दोनों मिलाकर के एक नया वर्ड बनाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है विषाणु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन से। प्लस दो चीज और होता है, वायरॉइड, और एक क्या होता है? प्रियॉन। क्या होता है? प्रियॉन होता है। तो वायरॉइड और प्रियॉन। वायरॉइड किससे बनकर बना होता है? तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बना होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें प्रोटीन भी नहीं होता है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वायराइड किससे मिलकर बना होता है? एक कुंडलित आरएनए से बना होता है, सिर्फ एक कुंडलित आरएनए, कोई प्रोटीन नहीं होता है। और प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? चलिए आज के क्लास में यहीं तक था हमारा 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ठीक लग रहा है और अभी तक आप तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप इसी तरीके से, जैसे देखिए जो भी पेड क्लासेस स्टूडेंट्स होंगे वो फटाफट आंसर कर रहे होंगे, उनको सभी चीजें समझ में भी आ रही होगी। और जो आप यदि नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और चीजें हार्ड लग रहा होगा, बाप रे इतना पढ़ना है, इससे भी ज्यादा आपको पढ़ना है। और बड़े आसान तरीके से मैंने पेड क्लासेस में पढ़ा रखा है, तो आपके लिए फिर आपको क्यों देरी करना है? बहुत कम प्राइस में डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स के। लेकिन अभी यहाँ बायोलॉजी के क्लासेस मेनली अभी चल रहे हैं और मैथ के क्लासेस, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
और आपको सिलेक्शन चाहिए तो बायोलॉजी में 40-45 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, और वो ऐसे नहीं सही होगा, आपको सारे मतलब थ्योरेटिकली भी पढ़ने होंगे, एमसीक्यू भी करना होगा, थ्योरेटिकली भी पढ़ना होगा, तब जा करके हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको हम लोग ई बुक, जो जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे में बायोलॉजी आराम से 40-45 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ई बुक पीडीएफ नोट्स, ई बुक पीडीएफ नोट्स चारों सब्जेक्ट्स के मिलते हैं अभी यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। फिर ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट भी जैसे आपके एग्जाम में टेस्ट होता है वैसे यहाँ पे टेस्ट क्रिएट किया जाता है। फिर मॉडल पेपर प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज एकदम टेस्ट अवेलेबल है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी करवाएंगे लास्ट टाइम पे। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ही तो मेन है यहाँ पे, तो हम लोग यही सिखाते हैं किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, जो कि हमारे साथ यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जाहिर सी बात है कि जरूर होगा। ठीक है, तो आप यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आप स्टेप 1 में जाइए, सॉरी, आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी डालिए, ओटीपी डालने के बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे तो काफी सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, उसमें से एक कोर्स दिखेगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जो कि मात्र 499 रुपीज में आपको पड़ रहा है। जब भी जैसे ही फॉर्म आता है तो शायद इस कोर्स का प्राइस हो सके थोड़ा बढ़ जाए, तो पहले ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए और कम प्राइसेस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स ज्वाइनिंग में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होने देगा। और याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, जाइए अभी टेलीग्राम पे क्लास खत्म हुआ, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पे उदित एकेडमी सर्च कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आज क्लास हुआ है और आगे से जो भी क्लास होगा यूट्यूब पे, सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय। मन से पढ़ते रहिए और खूब दिल लगा के पढ़िए। 2-3 महीना बाबू सोना जादू टोना छोड़ दीजिए और मेरे को समय दे दीजिए। मैं कहता हूं कि 2 से 3 महीना आप अपना वक्त मुझे दे दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दे दूंगा। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हम आपको बोलते हैं तुम मुझे वक्त दो मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। ठीक है, तो मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफी चीजें, कहा जाता है ना कि मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी, समझे ना। तो मोहब्बत ऐसे चीजों से करो जिससे अगर वो बेवफा निकल भी गई तो कुछ देकर जाए। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आप लोग इधर उधर डेविएट नहीं होइएगा, मन से पढ़िए, लगातार पढ़िए, रोज पढ़िए, मतलब कोर्स में ज्वाइन होकर के खूब मेहनत कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।